हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। यदि आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो सी टैट हो, यूपी टैट हो, एच टैट हो या केवीएस हो, तो हर टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। हर टीचिंग एग्जाम में बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पढ़ाया था कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो हमारे फ्रांस के विचारक हैं, प्रकृतिवाद के जो विचारक हैं रूसो, उन्होंने एमिल में क्या बताया है, उनका एक ग्रंथ था एमिल, उन्होंने उसमें बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बताया। और हमारे जो भारतीय विद्वानों में से एक है गिजुबाई बधेका, उन्होंने ये बाल केंद्रित शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार किया है। इसी तरीके से मैंने बताया था कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो एक सुगमकर्ता की होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी जब मैंने आपको बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पढ़ाया था। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करूंगी, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है। आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड, बीटीसी कुछ भी कर रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स, तो हर कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का मुख्य केंद्र बालक होता है। ये मैंने भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसका मुख्य केंद्र क्या होता है, बालक मीन्स बच्चा होता है। चलिए नेक्स्ट विशेषता मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बाल केंद्रित जो शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका जो मोटिव है, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। मीन्स बालक का सर्वांगीण विकास करना, मीन्स उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसमें क्या होता है, इसमें सीखने की प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षा का मुख्य केंद्र है वो कौन है, बालक है। ठीक है। तो देखिए, बच्चे को सिखाने के लिए टीचर हर एक शिक्षण विधि का प्रयोग करता है, हर तरीके से कोशिश करता है कि बच्चे को हम किस तरीके से उसे आसानी से चीज़ों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा आप समझ पा रहे होंगे। बाल केंद्रित शिक्षा में जो टीचर है वो हर तरीके की कोशिश करता है कि बच्चा आसानी से चीज़ों को समझ पाए और बहुत शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, मतलब हर सरल से सरल शिक्षण विधि का प्रयोग करके वो बच्चे को सिखाने की कोशिश करता है। क्योंकि ये कैसी शिक्षा है, मुख्य केंद्र इसका कौन होता है, बालक होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत छात्र में स्वयं सीखने की दक्षताएं उत्पन्न की जाती हैं। देखिए, बाल केंद्रित जो शिक्षण है, बाल केंद्रित शिक्षण मीन्स टीचिंग। जो आप बच्चों को टीचिंग करा रहे हैं, मतलब जो टीचर होता है वो बच्चे को सिखा रहा होता है, तो उसके अंतर्गत क्या करता है कि स्वयं सीखने की दक्षताएं उत्पन्न करता है बच्चे के अंदर। बच्चे के अंदर क्या उत्पन्न करता है कि बच्चा स्वयं चीज़ों को करके सीखे। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या करता है टीचर कि इसके अंतर्गत छात्रों में स्वयं सीखने की दक्षताएं उत्पन्न की जाती है कि बच्चा खुद चीज़ों को करके सीखे। बच्चा देखे, जब आप किसी बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसका वो इतना अच्छा नहीं सीख सकता जितना बच्चा खुद करके। अगर आपने बच्चे को कोई चीज़ बताई और बच्चे ने उसे खुद करके सीखने की कोशिश की, तो वो जो ज्ञान होता है उसके लंबे टर्म तक चलता है, लॉन्ग टर्म तक वो ज्ञान उसके माइंड में स्थिर हो जाता है। तो इस शिक्षा में क्या वो करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत छात्र स्वयं सीखने की दक्षताएं उत्पन्न की जाती हैं। छात्र के अंदर वो स्वयं करके सीखने वाली दक्षताएं उसके अंदर की क्या करी जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट विशेषता की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षा में सतत मूल्यांकन प्रक्रिया चलती है। देखिए, जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें क्या है, सतत मूल्यांकन, मूल्यांकन मीन्स इवेल्युएशन प्रक्रिया चलती है। इसका उद्देश्य निदान और उपचार भी होता है। देखिए, निदान मैं आपको बताती हूँ, निदान क्या कि देखिए, सतत मूल्यांकन मतलब इवेल्युएशन। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में सतत मूल्यांकन मतलब उसका कॉन्टिन्यूसली इवेल्युएशन होता है किसका, बच्चे का। इसका उद्देश्य क्या होता है, निदान। निदान से मैं आपको बताती हूँ। देखिए, निदान मीन्स क्या होता है कि जो बच्चे की जो कठिनाई का स्तर होता है उसका पता लगाना, बच्चे की जो समस्या है उसका पता लगाना। निदान मीन्स उसकी समस्याओं का पता लगाना। और उपचार भी होता है, जैसे कि सबसे पहले हम बच्चे की समस्या का पता लगाएंगे, तो वो तो हुआ निदान, कि हमने उसका पता लगा लिया कि भाई बच्चे में के अंदर कहाँ उसको परेशानी हो रही है, किस तरीके से वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसका निदान, उसका उपचार भी होता है। तो देखिए, उपचार कैसे कि पहले तो हमने बच्चे की समस्या का पता लगाया कि वो किस तरीके से चीज़ों को सीखने में समस्या का सामना कर रहा है। उसके बाद जब हम पता लगा लेते हैं, फिर उस समस्या का समाधान करते हैं कि बच्चों को हम ऐसा सिखा सकते हैं, उसको कहते हैं उपचार। ठीक है। पहले तो समस्या का पता लगाया और उस समस्या का जब समाधान भी कर दिया तो उसको कहते हैं उपचार भी होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में सतत मूल्यांकन प्रक्रिया चलती है, इसका उद्देश्य निदान और उपचार भी होता है। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे की तरफ, इसके आगे के जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी।
देखिए, बाल केंद्रीय शिक्षा के उपागम के अनुसार विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम लचीले, छात्राओं की आवश्यकताओं, हितों और क्षमताओं पर आधारित होते हैं। देखिए, जो बाल केंद्रीय शिक्षा के उपागम के अनुसार क्या है कि विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम कैसे होते हैं, लचीले होते हैं, जो छात्र और छात्राओं की आवश्यकताओं, हितों और क्षमताओं पर आधारित होते हैं कि बच्चे की क्या क्षमताएं और मतलब क्या उनका मतलब क्षमताएं, उनके हिताएं, उनकी प्रवृत्तियों पर क्या होते हैं, पाठ्यक्रम आधारित होते हैं, उनकी आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं, जिससे बालक उनके द्वारा आवश्यक दक्षताएं, ज्ञान, दृष्टिकोण तथा मूल्य प्राप्त करने में समर्थ बनते हैं। बच्चे क्या होते हैं कि जब वो पाठ्यक्रम है इतने लचीले होते हैं कि उनकी आवश्यकताओं, बच्चों की आवश्यकताओं पर, उनके हितों पर आधारित होते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके द्वारा बालक आवश्यकताएं, दक्षताएं, आवश्यक दक्षताएं, ज्ञान, दृष्टिकोण तथा मूल्य प्राप्त करने में समर्थ बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको बताया जब पाठ्यक्रम इतना लचीला होगा, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया होगा, उनकी क्षमताएं कि वो किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, उनकी क्षमताओं पर आधारित होते हैं, तो बच्चा उससे क्या करता है, बच्चा ज्ञान को ग्रहण करता है। ठीक है, और वो क्या बनता है, समर्थ बन जाता है उसको सीखने में। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा कि देखिए, जब बच्चे के आधार पर, बच्चे के अनुसार पाठ्यक्रम को इतना लचीला, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, तो बच्चा चीज़ों को आसानी से सीख सकता है, क्योंकि हमने उसमें उसकी आवश्यकताएं, उसकी क्षमताएं, उसके हितों पर आधारित पाठ्यक्रम को तैयार किया है और उसके बाद बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की है। तो बच्चे इस तरीके से क्या कर पाएगा, चीज़ों को, ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा और मूल्य प्राप्त करने में समर्थ बनता है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे के पॉइंट की तरफ। देखें, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपका इसके साथ डिस्कस करूंगी। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बालकों को सीखने के अवसर तथा उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। देखें, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, इसमें क्या होता है कि एक शिक्षक जो होता है, जो टीचर होता है, वो बालकों को सीखने के अवसर, मतलब बच्चा कैसे सीख सकता है, किस तरीके से हम कौन सी विधि का प्रयोग कर कर बच्चों को सिखा सकते हैं, वो सीखने के सारे अवसर बच्चे के आगे प्रदान करता है तथा उपयुक्त वातावरण और एक ऐसा वातावरण बना देता है कक्षा में जिससे कि बच्चा आसानी से चीज़ों को सीख सके। देखिए, कोई भी बच्चा, अगर आप किसी भी बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं तो पहले तो वो अवसर उसको प्रदान करें। ठीक है, और उसी तरीके का माहौल, उसी तरीके का वातावरण आप उसको प्रदान करें जिससे कि उस चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाए, चीज़ों को सीख पाए। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। देखिए, बहुत ही इजी पॉइंट है, बिल्कुल सरल भाषा में मैंने लिखा हुआ है कि बाल केंद्रीय शिक्षा में शिक्षक, जो एक टीचर होता है, उसकी क्या भूमिका होती है कि वो बालकों को सीखने के अवसर, मतलब बच्चा किस तरीके से सीख सकता है वो, और तथा उसके लिए वो किस तरीके से चीज़ों को सीखेगा, उसी तरीके का वातावरण प्रदान करता है, उसी तरीके का माहौल बनाता है। आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे, बच्चे को सीखने के लिए वैसा ही अवसर और वैसा ही वातावरण प्रदान करता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, बाल केंद्रीय शिक्षा में छात्रों के अधिगम को महत्व दिया जाता है। जो बाल केंद्रीय शिक्षा है, इसमें क्या है कि जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उसके अधिगम को महत्व दिया जाता है। ठीक है, अधिगम मीन्स लर्न, सीखना, कि बच्चा कैसे सीखेगा, किस किस विधि का प्रयोग करके हम बच्चे को अच्छे से सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से बाल केंद्रीय शिक्षा में क्या होता है कि छात्रों के अधिगम को महत्व दिया जाता है। आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। अधिगम मीन्स होता है लर्निंग और महत्व दिया जाता है बच्चा, मतलब बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीखेगा। अधिगम मीन्स लर्न करना, सीखना। तो मैंने भी आपको बताया कि कक्षा में टीचर वैसा ही वातावरण प्रदान करता है और उन्हें हर तरीके से अवसर देता है कि वो इस विधि का प्रयोग करके उस बच्चे को सिखा सकता है। ठीक है, हर एक विधि का प्रयोग करके शिक्षक कोशिश करता है कि वो बच्चे को अच्छे तरीके से समझा पाए। आई होप कि अब आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, मैं बताती हूँ बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। देखिए, अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है। एक शिक्षक की जो उसमें भूमिका है वो कैसे, मतलब बच्चों को पढ़ाता है, किस तरीके से वो उन्हें वातावरण प्रदान करता है, कैसे वो उन्हें सिखाने के अवसर प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगी कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। चलिए चलते हैं। बालकों की समस्याओं को तत्परता से समाधान करना। देखिए, एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है कि बालकों की जो समस्या है उसका तत्परता से समाधान करें। ठीक है, देखिए, मानिए कोई बच्चा है, उसकी समस्या है कि वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा, वो नहीं सीख पा रहा है और वो बार बार टीचर से पूछने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले शिक्षक का एक कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे की समस्या को समझे, बच्चे की समस्या का पता लगाए कि बच्चे को किस चीज़ में कहाँ समस्या हो रही है और एकदम तत्पर रहे उसका समाधान करने के लिए। ये नहीं कि बच्चे को प्रॉब्लम है, बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो टीचर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसको बताने की कोशिश ही नहीं कर रहा, नहीं, बल्कि वो बच्चे की समस्या का पता लगाए कि उसको कहाँ कठिनाई हो रही है और एकदम तत्पर रहे।
तत्परता से उसका समाधान करें, उसे समझाने की पूरी कोशिश करें, पूरी तैयारी रखें कि क्या मुझे बच्चे को ऐसा समझाना है, वो उस तरीके से उसकी समस्या का क्या कर दे, तत्पर रहकर समाधान करें। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक अंतर को दृष्टिगत रखते हुए देखिए एक शिक्षक की क्या भूमिका होगी बाल केंद्रित शिक्षा में, कि व्यक्तिगत और सामूहिक अंतर को दृष्टिगत रखते हुए अधिगम को सुगम बनाना। देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक अंतर, देखिए हर बच्चा, मैंने आपको बताया कि कक्षा में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, एक कक्षा में मान लीजिए 20 से 25 या 30 बच्चे हैं, तो क्या होगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होगा, एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होगा, बिल्कुल समान नहीं होगा बल्कि अलग होगा। कैसे कि कोई बच्चा तो बहुत होशियार होगा और कोई बच्चा कैसे होगा, बहुत ही वीक होगा, मंद होगा। किसी बच्चे को चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी और कोई बच्चा उस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लेगा। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न हुआ, अलग हुआ, इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है बच्चों के अंदर कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग होता है। तो टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक अंतर को दृष्टिगत रखते हुए, कि मतलब टीचर ने ये तो पता लगा लिया, बच्चे के माइंड, टीचर के माइंड में ये चीज़ है कि ये बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, तो वो कैसे उस बच्चे को समझाए। तो देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक अंतर को दृष्टिगत रखते हुए अधिगम को सुगम बनाना, कि कौन सा बच्चा किस तरीके से, किस शिक्षण विधि का प्रयोग करके कौन सा बच्चा बेहतर सीख सकता है। तो ये टीचर का कर्तव्य होता है बाल केंद्रित शिक्षा में कि वो अधिगम को क्या करे, सुगम बनाए, उनके अकॉर्डिंग उनको सिखाने की कोशिश करें। आई होप कि आप ये भी समझ पा रहे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। विद्यार्थी में स्वाध्याय के लिए रुचि जागृत करने की क्षमता का विकास करना। देखिए, एक शिक्षक का कर्तव्य क्या है कि जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं कक्षा में, वो स्वाध्याय के लिए रुचि, जो भी चीज़ उन्हें पढ़ा रहा है, जो भी कक्षा में पढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए पहले बच्चे के अंदर क्या करें, रुचि जागृत कर दें। ठीक है, बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करे। कौन, एक शिक्षक, कि बच्चा कैसे, बच्चे को उस चीज़ में इंटरेस्ट आ जाएगा तो बच्चा सीखने के लिए तत्पर रहेगा कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, क्योंकि वो उसमें क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो एक शिक्षक का कर्तव्य क्या बनता है कि विद्यार्थी में स्वाध्याय के लिए रुचि जागृत करने की क्षमता का विकास करें, कि बच्चा क्या करे, कि बच्चा जो भी टॉपिक है, जो भी कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है, उसमें इंटरेस्ट ले, उसे रुचि के साथ सीखे। जब बच्चा रुचि लेगा, इंटरेस्ट ले रहा है उस चीज़ में, तो बच्चा चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर सीख सकता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है, क्योंकि बच्चे ने क्या करा, अपना इंटरेस्ट दिखाया और सीखने के लिए तत्पर हो गया कि मुझे अब ये चीज़ सीखनी है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट आने लगा। आई होप कि आपको ये भी पॉइंट क्लियर समझ में आया होगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका इस वीडियो में, मतलब यहीं तक मैं आपको पढ़ाऊंगी आज, कि मतलब बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका है उसका अब आखिरी पॉइंट है, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ। सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किया आपके साथ। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगी कि विद्यार्थी को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना। देखिए, एक शिक्षक की बाल केंद्रित शिक्षा में क्या भूमिका होगी कि बच्चे जो सीखने के लिए आए हैं कक्षा में, ठीक है, तो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण, मतलब उनके अकॉर्डिंग उन्हें वातावरण प्रोवाइड करना, उनके अनुकूल उन्हें वातावरण उपलब्ध कराना ही एक शिक्षक का क्या होता है, कर्तव्य होता है। तो मैंने जैसे कि भी आपको क्या बताया कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए, कि विद्यार्थी किस तरीके से सीखेंगे, किस तरीके का माहौल हम कक्षा में, या मतलब कहीं भी आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण, मतलब ऐसा वातावरण जिसमें रहकर बच्चा चीज़ों को बहुत आसानी से सीख सकता है। तो एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना, ठीक है, तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना, हर वो सुविधा बच्चे को उपलब्ध कराना जिससे बच्चा चीज़ों को बहुत आसानी से सीख सकता है। बच्चा, आप एक ऐसा वातावरण कक्षा में बनाइए जो बच्चे के अनुकूल हो, और ऐसा मतलब विषय आप उसको पढ़ाइए और उसकी रुचि को क्या कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। बच्चे के अंदर जब वो रुचि क्रिएट हो जाएगी, इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, तो बच्चा चीज़ों को क्या करेगा, ज़्यादा तत्परता के साथ सीखेगा। और जब आप उसे उसी तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसके अनुकूल जो उसको वातावरण देंगे, उससे बच्चा क्या करेगा, उस वातावरण में रहकर बच्चा और जल्दी चीज़ों को सीखने के लिए तैयार हो जाएगा कि मतलब मुझे इस तरीके से चीज़ों को सीखना है। आई होप कि जितना मैंने आपको बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको सारी ये बातें बताई कि बालकों की समस्या को समझाने के लिए टीचर को क्या रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, तत्परता से उसका समाधान करना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक अंतर को ध्यान में रखकर अधिगम को सुगम बनाना चाहिए। बच्चे के अंदर क्या करना चाहिए कि रुचि जागृत कर देनी चाहिए, और विद्यार्थियों को सीखने के लिए उनके अनुकूल वातावरण तथा सुविधाएं उपलब्ध करना ही शिक्षक का क्या होता है, बाल
केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का कर्तव्य होता है। आई होप कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही यहीं तक पढ़ाऊंगी और मैं आशा करती हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो मैं आपको बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।